हेलो दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 4th चैप्टर जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण व एवं असमीकाएं। ये ग्राफ पेपर पर आधारित चैप्टर है और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, और बिल्कुल सरल चैप्टर है, आसान चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण, यानी चर होंगे दो और घात होंगी एक, क्योंकि है रैखिक। तो मैंने कोई व्यापक रूप मान लिया, व्यापक रूप, तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख दिया। ये है व्यापक रूप दो चरों के रैखिक समीकरण का। इसमें x व y क्या है? चर है, और a b c तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और इसकी एक और ख़ास बात है कि यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही 0 नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपने युग्म, दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म। तो मान लिया मैंने a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 0, और a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हैं। ठीक है, दोनों को नाम दे दिया युग्म है। ठीक है, या इसको कह देते हैं, दो अगर रैखिक समीकरण मिल जाए तो इसको कहते हैं युग्म, युगपत समीकरण भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जो ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ x व y क्या है? चर है, यानी यहाँ x व y के मान रखने पे ये समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पे दो का युग्म है। अब युग्म है तो यहाँ क्या है? देखिए x और y है, तो x और y के मान इन दोनों समीकरणों या इस युग्म को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो क्या होगा? इस युग्म का होगा हल। ठीक है, इन निकाय का हल होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि x और y के मान पे ये सारे हल डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हल कितने प्रकार के आएंगे वो देखते हैं अपने। तो इन चरों पे आधारित है हल। तो देखते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसी कंडीशन है, ये क्या है? गुणांक। ठीक है, x व y के गुणांक, तो ये क्या है? अगर बराबर नहीं है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के, तो इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा निकाय का, अद्वितीय हल। ठीक है दोस्तों, और एक इसको कह देते हैं युग्म। अगर एक कम से कम एक हल है तो इसको बोलते हैं संगत युग्म, संगत निकाय कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ऐसे हो जाए कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, कह रहा है कि ये क्या है? ये तो है चर के साथ वाले गुणांक, और ये है अचर। तो ये अगर बराबर नहीं होगा तो क्या है? ये बनती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होंगी तो इनका क्या होगा? कोई हल विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो कोई हल विद्यमान नहीं। ठीक है, और इस निकाय को कह देते हैं असंगत निकाय, क्योंकि कोई हल विद्यमान नहीं है। अब इसी प्रकार से देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों ही क्या हो जाए? एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो ये रेखाएं होती है समपाती। ठीक है, समपाती। तो इसका हल क्या होगा कि अनंत हल होंगी। ठीक है, दोनों ही x और y के कुछ भी मान रखते जाओ, सारे मान एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे, तो ये अनंत हल होगा, और हल विद्यमान है, इसलिए इसका नाम संगत निकाय कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, 3 केस है ये। ठीक है, इसके बिना आपका इस चैप्टर में काम नहीं चलेगा। देखते ही आपको इक्वेशन का पता लग जाएगा कि अद्वितीय हल है या हल विद्यमान नहीं है या अनंत हल है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? तीनों केस आपको बड़ी कक्षा में भी काम आएंगे।
तो आप इनको एक बार और देख ले कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी x और y का मान अपने को प्राप्त होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ए व बी एक्स व वाई के गुणांक अगर बराबर हैं तो वो क्या होगा, समांतर समीकरणें मिलेगी अपने को, और समांतर समीकरणें एक दूसरे को काटती नहीं है तो हल विद्यमान नहीं होगा, हल विद्यमान नहीं है तो ये निकाय असंगत है। अब देखिए अगर तीनों ही बराबर हो जाए, तीनों का अनुपात है ये, ठीक है, एक्स के वाई के और अचर का, तो तीनों ही हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जा रही है रेखाएं क्या है, संपाती है, तो अनंत हल विद्यमान होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस पर आधारित अपने क्वेश्चन करके देखते हैं। चैप्टर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बताना है कि संगत निकाय है या असंगत निकाय है। अभी अपने क्या है कि गुणांकों की तुलना कर निकाय के संगत असंगत का देख चुके हैं, समझ चुके हैं अपने। तो एक बार फिर मैं बता देता हूं कि अगर गुणांक a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या होगा, संगत निकाय और अद्वितीय हल होगा। ठीक है दोस्तों, अपने अभी पढ़े हैं, एक बार और लिख देता हूं मैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होगी, असंगत निकाय होगा, असंगत निकाय या कोई हल विद्यमान नहीं, हल नहीं। और एक और कंडीशन है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल है तो क्या है, संगत निकाय है और अनंत हल विद्यमान है, अनंत हल विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ x का गुणांक यानी a1 तो है 2 और b1 है -3, और आगे c इधर ले आओ, ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर ही देखिए कि 4x a2 है 4, b2 है 6 और ये है यानी c2 बोल दीजिए, ये है 9। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इनको इधर रखना चाहे तो भी रख सकते हैं या पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं, क्योंकि अपने व्यापक रूप क्या पढ़ा है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये देखा है। तो अपने इस रूप में बदल लेते हैं कि 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसे ही 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए तुलना करता हूँ, तो a1 तो कितना है 2, a2 है 4, b1 है -3 और b2 है -6, ऐसे ही c1 -8 और c2 है -9। अब देखिए दोस्तों, इनकी तुलना कीजिए, तो a1/a2 किया तो 2/4, a1/a2, ऐसे ही b1/b2 किया तो कितना हुआ, -3/-6, c1/c2 किया तो -8/-9। अब देखिए कि इसको क्या लिख सकता हूँ, a1/a2 यानी 1/2, b1/b2 क्या लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो गया, और c1/c2 को माइनस से माइनस कट हो के 8/9। तो देखिए ये तो a1/a2 और b1/b2 तो क्या है, इक्वल है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, देखिए ये सेकंड वाली बन रही है। तो ये क्या है, रेखाएं हैं समांतर, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है तो कोई हल विद्यमान नहीं है, हल विद्यमान नहीं है। अगर हल विद्यमान नहीं है तो कौन सा निकाय हो गया, असंगत निकाय हो गया, जो कि अपने से पूछा गया है, असंगत निकाय। ठीक है दोस्तों, अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये तीनों कंडीशनें आनी चाहिए, तो आप अच्छे से याद रखें इन तीनों कंडीशनों को और चैप्टर के क्वेश्चन करके देखें, नहीं आए वो मेरे से पूछ सकते हैं, बार बार अभ्यास करें। थैंक यू दोस्तों।